हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू द स्पेशल लेक्चर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेक्चर नंबर 19। वी वर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, लेक्चर 18 में, एंड वी विल कंटिन्यू द सेम इन दिस लेक्चर। क्योंकि ये जो टॉपिक है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमने पिछली बार भी बात की थी। इट इज़ रिलेटेड टू multiplication of integration या integrating factors with the entire differential equation which is not exact to make it exact। यानी कि कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है जो एग्जैक्ट नहीं है, पर उसे एग्जैक्ट हमेशा बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी कि कोई ऐसा टू वेरिएबल फंक्शन जो उसको एग्जैक्ट बना दे, उसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ कहते हैं। तो इसका सारा काम जो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का है, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। पिछले लेक्चर में हमने दो तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने सीखे थे। इस लेक्चर में भी हम दो तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखेंगे एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे, सो दैट द टॉपिक एम्फसाइजेज इटसेल्फ एंड आपके दिमाग में बात जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो एकदम सही है, आवाज़ सही से आ रही है, वीडियो सही से आ रही है। सो वी कंटिन्यू देन। ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद थोड़ी सी वीडियो में एंड से इंटरप्ट हो रही है। अब एक बार कंफर्म कर दीजिए एंड देन वी प्रोसीड। ठीक है चलो, तो आज मैंने थीम थोड़ा चेंज कर दिया, पीछे का वाइट की जगह ब्लैक, बिकॉज मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट हो जाता है तो फिर उसको डार्क कर सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को बता देना आज कंपेयर करके कि ब्लैक ज़्यादा बेटर है या वाइट ज़्यादा बेटर है। लेट्स गो विद ब्लैक टुडे। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले दो पिछले लेक्चर में हमने सीखे थे, शुड आई रिकॉल देम, है ना? जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं सो दैट यू रिमेंबर कि हाँ पिछले लेक्चर में क्या किया था। तो पहला तरीका हमने सीखा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, क्या कि अगर हमारे पास गिवन हो डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो इस प्रकार की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे एम एन एन आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स सच दैट एम वाई यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स। अगर ये ऐसा नहीं है, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको हमने कैसे बनाया था एग्जैक्ट? हमने देखा था कि अगर एम वाई माइनस एन एक्स करके और उसको एन से डिवाइड करके अगर फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जा सकता है किस प्रकार से? एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ज़ीरो तो है, पर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है ना, एम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स, तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या था कि हो सकता है कि पहले जो मेथड है इसमें अप्लाई करके फंक्शन ऑफ एफ एक्स ना आए, फंक्शन ऑफ एक्स ना आए, है ना? तो हो सकता है हम दूसरे तरीके से ट्राई करके देखते हैं। तो एन एक्स माइनस एम वाई बाय एम करके देखो, इस केस में क्या पता फंक्शन ऑफ वाई आ जाए। अगर फंक्शन ऑफ वाई आ जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल लेंगे? एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अगर नहीं आए तो यानी कि ये दोनों मेथड काम नहीं करे, फिर कुछ और देखेंगे, है ना? मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं है कि हर मेथड काम करे, कर जाए तो वेल एंड गुड, नहीं करे तो फिर कोई और ट्राई करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अबाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। अब हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि या फिर बार बार दूसरे मेथड ट्राई करना काम करता है। हमने मैथ्स में इतने क्वेश्चन करे, चाहे वो पार्शियल डिफरेंशियल, कोई पार्शियल तो भी सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, उसको फैक्टराइज करना हो, एवरीथिंग रिक्वायर्स यू टू एनालाइज एंड सी की कौन सा मेथड कहाँ लगाना है ना? हर मेथड सब जगह तो नहीं काम, मतलब हो सकता है लग भी जाए पर अच्छा आंसर ना दे पाए, आसानी से जल्दी आंसर ना दे पाए, तो वो तो हमें सीखना ही होता है, चाहे वो फिर कितना ही आसान टॉपिक हो, मैथ्स का हो
या कितना ही डिफिकल्ट हो, है ना। चलो, ये 2 मेथड हमने पिछली बार सीखे थे, तो ये तो इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी देख ली थी, याद आ गई। इस बार हम 2 और मेथड सीखेंगे। लेट्स मूव टू द 2 मेथड्स जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं। ओके, तो आज का जो मेथड है, तो लेट अस नेम इट मेथड 3 ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड मेथड 4 ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे पिछले वाले मेथड में कुछ सिमिलैरिटी थी क्या, पिछले दोनों मेथड में कुछ हमें क्या करना था, हमें एक डिफरेंस निकाल के डिवाइड करना था फंक्शन से, एन से, और फिर एक फंक्शन ऑफ या तो एक्स या वाई आना चाहिए। तो कुछ सिमिलैरिटी थी। इस बार भी दोनों मेथड में थोड़ी सी सिमिलैरिटी होगी। वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम एग्जैक्ट नहीं है, जो हमारे पास गिवन है और एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करें, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, है ना। एम इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना, यहाँ पे गिवन है वो डी एक्स का कोफिशिएंट, एंड एन इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इस प्रकार की सेम डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अभी भी नॉन एग्जैक्ट है, यानी कि यहाँ पर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज़ नॉट इक्वल टू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पर इस बार क्या खास बात है जो एक्स्ट्रा गिवन है, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। आपको मैंने बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, जब उसके जो फंक्शन है वो कैसे होते हैं, सेम डिग्री के होमोजीनियस होते हैं। तो ये होमोजीनियस जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब दैट इज mxy and nxy आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते वक्त इसको तो भरपूर तरीके से हमने सीखा था। आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, ठीक है। तो ये जो है, ये गिवन पार्ट जो है कॉमन रहेगा थर्ड में भी और फोर्थ में भी। यही सेम बात, इसकी भी गिवन कंडीशन है, और यही सेम बात जो है, दिस इज गिवन कंडीशन फॉर द नेक्स्ट ऑल्सो। तो इसको यहीं पर कॉपी पेस्ट कर दें, है ना, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस तो सेम है। तो फ़र्क किस बात में आएगा, फ़र्क इस बात में आएगा कि इस तरीके से, ठीक है। तो अब 2 केसेस है। अगर m टाइम्स अगर हम कर रहे हैं x प्लस n टाइम्स, सबके बाद मल्टीप्लाई करें, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं ले रहे, ठीक है, ध्यान रखना। m टाइम्स x करें, n टाइम्स y करें, अगर वो नॉन ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली 1/mx प्लस एन वाई, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो जाए फिर तो दिक्कत है। तो अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। एंड इन केस इट इज़ ज़ीरो, अगर m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई इज़ ज़ीरो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मे बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, मे बी आइदर ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर, या तो 1/x² हो जाएगा, या 1/y² हो जाएगा, या फिर 1/xy हो जाएगा, है ना, या 1/x² y²। बहुत सारे ऑप्शन है, इस तरीके से कोई ना कोई हो जाएगा। मे बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, इनमें से कोई ना कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। क्या दोनों फॉर्म समझ में आई, याद हुई? यस मैम, ऑडियो वीडियो सब ठीक है, ओके। ब्लैक थीम वाइट से ज़्यादा क्लियर है मैम। चलो, दोनों बातें कंफर्म करने के लिए थैंक यू प्रेरणा। तो फिर लेट्स कंटिन्यू विद ब्लैक। अगर ब्लैक में आपको ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी लगती है, बिकॉज इट्स फॉर यू ओनली, आपको ज़्यादा समझ में आए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आए, ठीक है। वैसे यूट्यूब ने जो एक अच्छा ऑप्शन डाला है, मैं उससे बहुत खुश हूँ कि अब आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। तो सिंस यू कैन जूम, तो क्लैरिटी वाली जो बात है वो ऐसा है कि वाइट में और ब्लैक में या कोई भी कलर में हो तो इम्प्रूव हो गई है। पर अगर ब्लैक में फिर भी कंपैरेटिवली बेटर है, सो लेट्स गो विद ब्लैक, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये दोनों मेथड समझ में आए। तो अगर mx प्लस एन वाई करने से ज़ीरो आ रहा है, तब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x², 1/y², 1/xy इस टाइप का कोई फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो 1/mx प्लस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। दोनों मेथड समझ में आए। शुड वी मूव टू एग्जाम्पल सो दैट बिल्कुल समझ में और भी अच्छे से आ जाए। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। I have a few questions for you. Let's see how it goes. तो पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है x² minus twice xy² which is the coefficient of dx plus x³ minus 3x² dy इज इक्वल टू ज़ीरो। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है, ठीक है। हैज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वी हैव सम ऑप्शंस। आपको देखना कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा। ए पार्ट
B part, C part and D part. And let me give you the options. तो पहला ऑप्शन है 1/x², नेक्स्ट इज 1/π², नेक्स्ट इज x², एंड देन लास्ट वन इज 1/x² y². ठीक है. चलो अब सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. क्या ये आपको एग्जैक्ट बनने की क्षमता रखती दिख रही है? तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या dx के आगे कोई कोफिशिएंट और dy के आगे कोई कोफिशिएंट है, यानी कि पहले तो फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए. उसके बाद m और n इस तरीके से कोफिशिएंट्स नज़र आने चाहिए, आ रहे हैं. अब अगला काम हमारा क्या होता है, चेकिंग करना कि एग्जैक्ट है या नहीं है. तो क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया तो एग्जैक्ट तो पक्का नहीं है ना. तो वो बात तो बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी चलो चेक कर लेते हैं एक बारी. जो ये वाला चेकिंग वाला पार्ट है ना, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. इस केस में सोल्यूशन तो बहुत छोटा सा होगा, डायरेक्टली mx + ny निकालना था हमें. पर मैं जान के आपको हर बार चेक करवाती हूँ सो दैट यू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ. क्योंकि हमेशा क्वेश्चन देख के ज़रूरी थोड़ी है कि वो आपको बताएगा कि हम एग्जैक्ट के टॉपिक में से क्वेश्चन डाल रहे हैं. जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली रैंडम क्वेश्चन होगा. आपको खुद सोचना है कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है या रियल एनालिसिस का है, लीनियर अलजेब्रा का है. फिर अगली चीज़ की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से कौन से टॉपिक का है और कौन से मेथड से होगा, आपको सब खुद सोचना है. तो ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चन बिल्कुल बिगनिंग से, बेसिक से. तो अभी भी भूल जाओ कि आप एग्जैक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको बस एक रैंडम क्वेश्चन दिया गया, इसलिए हर बार हमें एक्स और एन वाई निकालते हैं. आई बात समझ. वरना अगर आपको ऑलरेडी मालूम है ये एग्जैक्ट का है, इस मेथड से सॉल्व करना है, जो मेथड आपको स्टार्टिंग में आज बताया है मैंने, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है. चलो निकालते हैं. एम एक्स क्या आ जाएगा, एम एक्स मतलब एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. निकालो क्या आएगा, 2x, और y तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट ही रहेगा, माइनस, अब दोबारा से -2y² कॉन्स्टेंट और x का हो जाएगा 1. दिस इज व्हाट इट कम्स आउट टू बी. अब एन वाई निकालते हैं. y यानी कि x को कॉन्स्टेंट मान के चलो, x³ का हो जाएगा 0, -3x² और y का हो जाएगा 1. तो ये आ गया -3x². ये देखो कहीं से बराबर है, तो बिल्कुल भी आसपास भी नहीं लग रहे हैं. तो mx इज़ नॉट इक्वल टू ny, देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट. अब एग्जैक्ट नहीं है तभी तो हमें ज़रूरत है कि हम उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढें. वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हिंट गिवन था, पर हमने फिर भी अपने सिचुएशन के लिए, अपने दिमाग के लिए, प्रैक्टिस के लिए इसको प्रूफ भी कर लिया कि देखो एग्जैक्ट नहीं है. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का आज जो तरीका सिखाया है उससे कोशिश करते हैं. तो उसमें क्या करना होता है, mx + ny देखना होता है अगर वो 0 है या नहीं है. तो करके देखते हैं. हमें m जो फंक्शन गिवन है उसके साथ x मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, x³ y -2x² y². उसके बाद क्या करो, n के साथ y मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. तो n के साथ y मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x³ y -3x² y². थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. हाँ, दिस विल बी 2x³ y एंड ये -3x² y² -2, दिस विल बी -5x² y². तो क्या ये टर्म जनरली 0 आया? नहीं. दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y विच इज़ नॉट इन जनरल 0. यानी कि हमारे पास जो है mx + ny एक नॉन ज़ीरो टर्म आ गया. हमेशा तो ज़ीरो हो ज़रूरी नहीं है ना, बिकॉज इट हैज़ कम आउट टू बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y. क्योंकि ये नॉन ज़ीरो टर्म आ गया, इसका मतलब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से आ जाएगा. तो एज mx + ny इज़ नॉन ज़ीरो, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, बस इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/mx + ny. ठीक है, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा. क्या हमने कुछ गड़बड़ करी है? x³ y माइनस का साइन था यहाँ पर, मेरे को लग ही रहा था कि ऑप्शंस में तो कुछ कट रहा है. हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से हमने बिल्कुल सही सॉल्व करा है, पर फिर उसके बाद जो ऑप्शंस है वो मैच नहीं होंगे. ठीक है, ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पर क्वेश्चन कॉपी करने में मैंने गलती करी है ना. वो गलती जो आप लोग भी करते हैं सॉल्व करते वक्त, तो आप लोग भी मत करिएगा, और मेरे से भी जो हो गई है. यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आए हैं, तभी ऑप्शन से मैच होगा, समझ रहे हो. अदरवाइज मेथड बिल्कुल हमने सही पकड़ा है अभी तक. तो माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करते हैं. यहाँ पर क्या होगा, उसके बावजूद भी ये एग्जैक्ट तो नहीं ही है, पर यहाँ पे माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा. सो वी हैव अ माइनस ओवर है, और इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं. तो अभी माइनस जब खुलेगा तो इसका आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, रहेगा तो फिर भी नॉन ज़ीरो ही. नाउ इट विल कम आउट टू बी, बताओ क्या आ जाएगा. तो ये -x³ y कट जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद x² y².
ठीक है ना, बस इसलिए तो दिस इज आर 1/x² y² ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये ऑप्शन से मैच हो गया, सही है। सो द लास्ट ऑप्शन इज आर आंसर 1/x² y²। ईजी था, क्वेश्चन को समझना पहचाना। दिस पार्ट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया करवाए। इतना सा 2 स्टेप का आंसर था। mx + ny निकालो क्योंकि वो नॉन जीरो है, तो 1/mx + ny इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ईजी। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए और ज़्यादा बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड टेल मी बिफोर आई टेल, ठीक है। Let me write down the question for you. So we have the differential equation, a differential equation 3x y² minus y cube, which is the coefficient of dx plus, फिर से मैंने प्लस लिखा है, वहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिख लेते हैं, माइनस 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 ट्वाइस x² y minus xy² dy is equal to 0 has an integrating factor and the options are the same as the previous question, पर फिर भी चलो दोबारा लिख लेते हैं। and your options are, क्या ऑप्शंस दें? 1/y², x², 1/xy, 1/x² and 1/y², ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द आंसर पार्ट। आंसर, अब आपको मालूम है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तभी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को कहा गया। ये शॉर्ट फॉर्म मैं यूज़ करी हूँ, पेपर में फुल फॉर्म लिखी होगी, आप भी फुल फॉर्म ही लिखना, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े तो थोड़ा थोड़ा हम कहीं से काम काट लेते हैं ना। तो हाँ, लेट्स मूव टू द पार्ट। अब आपको मैंने बताया था कि पेपर में करने से पहले तो आपको mx और dy ny निकाल के देखना पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्ट नहीं है, वरना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हिंट मिल रहा है, वहाँ पे भी निकाल के देखने की ज़रूरत वैसे नहीं है। तो दिमाग खुला रखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्ट के मेथड से इसको करना है। तो नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे मूव टू व्हाट द सोल्यूशन नीड्स टू बी। हमें मालूम है m क्या है, ये वाला फंक्शन जो है ये m है, और ये वाला फंक्शन जो है विद द माइनस साइन इंक्लूडेड, ये वाला पार्ट जो है ये n है। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, m × x + n × y करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। बताओ क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 3x² y² माइनस xy³, उसके बाद है माइनस n × y, ट्वाइस x² y² माइनस xy³ माइनस माइनस एक प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, फिर से xy³ कैंसिल, और ये तो दोबारा से x² y² आ गया, और विच इज़ नॉन जीरो इन जनरल, हेंस एज ईजी एज दिस क्वेश्चन कैन बी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/mx + ny। समझ में आया है ना आसान, विच इज़ 1/x² y²। तो इसके ऑप्शंस भी सेम थे, इनफैक्ट इसका तो आंसर भी सेम ही आ गया। तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट 1/x² y²। ईजी आया समझ? सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे mx + ny 0 हो जाए। उस केस में क्या करते हैं, मैंने बताया तो था, आजमा के भी देख लेते हैं। उस केस में क्या करते हैं, उस केस में ऐसा करते हैं कि उस केस में हम फिर 1/x², 1/y², 1/x² y² को डायरेक्टली ट्राई करते हैं कि क्या वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx minus x dy upon y² is equal to 0. रुको, दोबारा लिखते हैं। कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस x dy प्लस y dx is equal to 0. To make it exact, a function gxy is multiplied
with the differential equation, then gxy can be, अच्छा कैन बी क्यों लिखा है? क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक से ज़्यादा पॉसिबल है? 100%। इन्फिनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पॉसिबल है, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर 1/y², 1/x², 1/x एंड x², ठीक है। लग जाए काम पर। दिस इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर ठीक हो सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको इन जनरल कहा है कि व्हेन यू आर स्टडिंग विद मी यू शुड टेक ऑल क्वेश्चंस एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि ज़्यादा सीखने को मिले, है ना। लग जाए काम पर। दोबारा से वही काम करना है, mx + ny। m अपना क्या हो गया? ये m हो गया, है ना। ध्यान से देखो, जान के मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा है। हम हमेशा पहले वाले टर्म को m मान लेते, दूसरे को n, पर ये हमेशा सही नहीं है, याद रखा करो। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में बोल रही थी m इज़ एक्चुअली द कोफिशिएंट ऑफ dx। यहाँ पे dx बाद में लिखा है, तो ध्यान दो, ये m है और ये n है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि m और n गलत ले लेते हैं। तो m क्या है? y, और n क्या है? -x। अब आगे का काम करो। m y क्या आ जाएगा? 1, nx क्या आ जाएगा? -1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, देयरफॉर नॉट एग्जैक्ट। खैर से आपको ये वाला पार्ट करके नहीं देखना था, मैंने तो आपको एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताया कि एक gxy फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि ये gxy कौन है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो ऐसे कभी कभी इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं बिना नाम लिए, तो यू हैव टू बी ओपन विद दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये काम जो है, जो ये वाला पार्ट है, यू डिड नॉट हैव टू डू इट, ये तो हमने ऐसे ही कर लिया क्योंकि हमें एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग बनानी थी। तो अब अगला काम क्या करेंगे? mx + ny निकालते हैं। तो m × x + n × y इज इक्वल टू, m क्या अपने पास y था, xy, n × y क्या आ जाएगा? -xy, दैट इज 0। अब mx + ny 0 आ गया, इसलिए हम 1/mx + ny या 1/0 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो नहीं भूल सकते। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन से होंगे? ये सारे होंगे क्या? 1/x², 1/y²? नहीं, इनमें से कोई होगा, इस शक्ल का कोई होगा, समझ रहे हो। मे बी वन ऑफ दीज कैन बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझ रहे हो। अब इनमें से कौन सा है वो हमें खुद आजमा के देखना है। अब आप आजमा कर देखो, एक एक करके आप देखोगे 1/x² और 1/y² दोनों ही इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे। ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हेंस द करेक्ट आंसर इज A एंड B पार्ट। अभी दोनों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएंगे, कैसे पता चलेगा? अब इसको हम उल्टे तरीके से चेक करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कोई मेथड नहीं है। पिछली बार में तो मेथड था 1/mx + ny कर दो, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। पर अगर mx + ny 0 आ जाए तो उस केस में क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा से देखेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई या नहीं, ठीक है। तो वील डू दिस बाय वेरिफिकेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी वो क्या थी? दोबारा देख लेते हैं क्या गिवन थी। y dx - x dy, तो y dx - x dy। अब एक बार इससे इनमें से कोई भी एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मान लो पहले ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1/x² को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय 1/x², क्या आ जाएगा हमारे पास? तो नई इक्वेशन आ जाएगी y/x² dx - 1/x dy, ठीक है। अब दोबारा से नया m कौन सा आ गया? अब की बार m इसको मान लें dx का कोफिशिएंट, और अब की बार ये हो गया n। अब mx क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y, तो कांस्टेंट जैसा काम करे। 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है? -2y अपॉन, नहीं m का तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, सॉरी, हम जब एग्जैक्ट चेक करते हैं तो m का y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ आ जाएगा y का तो 1 ही हो जाएगा 1/x², और n का करते हैं x के रिस्पेक्ट में। -1/x का क्या हो जाएगा? माइनस इंटू -1/x², दैट इज 1/x²। आ गई ना बराबर। my = nx, यानी कि एग्जैक्ट आ गई। तो हमने क्या किया? हिट एंड ट्रायल किया। अगर my + nx 0 हो जाए तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनमें से कोई हो सकता है,
एक एक करके निकाल के देख लो कि किसको पुट करने से एम वाई और एन एक्स बराबर आ रहे हैं। हमने देखा इसको पुट करने से आ गए, सिमिलरली इसको पुट करने से भी आ जाएंगे और इसको पुट करने से भी आ जाएंगे। ये तीनों ही इसके इंडिकेटिंग फैक्टर है। तीसरा वाला तो ऑप्शन में नहीं गिवन, इसलिए हमने चूज़ नहीं करा। दो एग्जैक्टली गिवन थे, हमने उनको चूज़ कर लिया। समझ में आया बच्चे, जो लाइव में रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आपको दोनों तरीके से निकालना समझ में आया? जब एम एक्स प्लस एन वाई ज़ीरो है उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, और जिस केस में एम एक्स प्लस एन वाई जो है वो ज़ीरो नहीं है उस केस में कैसे निकालते हैं। दोनों बातें समझ में आई? ईजी। तो ये लेक्चर नंबर 19 है। इसमें हमने अभी तक सारे जो ईजी, डिफ़िकल्ट पर बेसिक मेथड्स हैं, फंडामेंटल मेथड है, सीख ली। अगर ये नहीं आते तो पूरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं पढ़ सकते। समझ रहे हो? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फंडामेंटल है, ये सबसे ज़रूरी है आगे की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के लिए। अब इसके बाद आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे ओडी में और पीडी में, जो उसमें हम पढ़ेंगे वो इन सब पे बेस्ड होगा। उसमें मैं मान के चलूँगी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, आपको ये बात मालूम है कि एग्जैक्ट है, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है, लीनियर है, रिड्यूसिबल टू लीनियर है, या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल या वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। इनमें से कोई मेथड लगा के सॉल्व करनी है आपको, जनरल सोल्यूशन तक निकालना आता है। तो मेरा काम जो होगा वो होगा इसके आगे की बातें सिखाना। अब हम रॉन्स्किन सीखेंगे और अलग अलग बातें सीखेंगे हम, है ना। और ये सीखेंगे कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसके ऊपर स्पेशल बेस्ड थ्योरम्स होती है उनको सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। पर अब ये मान के सीखेंगे कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो उस पर ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज़ें सीखेंगे कि आपको इतना तो आता है, और फिर कुछ नए मेथड्स भी सीखेंगे। अभी ख़त्म कहाँ हुए हैं, पिक्चर भी बाकी है। तो ऑफकोर्स मेथड तो और सीखते रहेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने की। ये बैंक जो है ना, ये तो आपका बढ़ता ही रहेगा, इस बैंक में बैलेंस बढ़ता रहेगा, मेथड्स ऐड होते रहेंगे, वो तो है ही। पर ये बेसिक मेथड्स आपको आते हैं, ये मानते हुए आगे वाले मेथड्स ऐड होंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। नेक्स्ट विल मूव टू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड उसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करेंगे, थर्ड ऑर्डर की भी बात करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म से रूट्स निकाल के सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आनी चाहिए, उसके रूट्स निकालने भी आने चाहिए। समझ रहे हो? तो आप, मैं चाहती हूँ कि अगले लेक्चर्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर रूट्स निकालने वाली बात को प्रैक्टिस कर कराएं, and then we'll continue with the topics in the next lecture. That will be our lecture number 20. तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। इट्स फ्राइडे टुडे, तो नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा। मंडे मिलते हैं फिर। इसके अलावा रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी हम ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे पढ़ते हैं। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, कल सैटरडे है तो ऑफकोर्स क्लास तो होगी ही 8:15 8:30 के बीच में। कोशिश करके मैं 8:15 बजे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थैंक्स टू द कनेक्टिविटी एंड सम अदर रीजंस। तो इस चक्कर में, पर हाँ 8:30 तक हम ज्वाइन करने की बहुत सही तरीके से कोशिश करते हैं। तो 8:15 से 8:30 के बीच में हर रोज़ एक लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। तो कल दोबारा मिलते हैं, कल रियल एनालिसिस की बातें करेंगे, एंड फिर मंडे को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करके जाना तो बनता ही है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके सपोर्ट से हमें रास्ता मिलता है। समझ रहे हो? अ टीचर इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट एंड आई नीड एज मच मोटिवेशन एज यू डू, है ना। हर इंसान को चाहिए होता है। यू नीड मोटिवेशन टू स्टडी, यू नीड मोटिवेशन टू गो अहेड, आई नीड मोटिवेशन टू टीच, एंड आई नीड मोटिवेशन टू गो अहेड टू। एंड एज मच एज यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, सो डू आई। पर मेरा सक्सेस आपके प्यार, आपके कनेक्शन, है ना। प्यार एज इन आपकी रिस्पेक्ट फॉर मी एज अ टीचर, एज अ गाइड, है ना। एंड उतनी रिस्पेक्ट मैं भी आपकी करती हूँ एज अ सिंसियर स्टूडेंट एंड एज माई सपोर्टर। तो वही बात है। तो इट्स अ टू वे जर्नी, जिसमें हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये जो मोटिवेशन है, आपका जो साथ है, आपका शेयर करना, लाइक करना, इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। कल मिलते हैं।